हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पैसिव वॉइस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बहुत ही सरल और आसान चैप्टर है। एक्टिव पैसिव इसका पूरा नाम है। एक्टिव जहाँ कर्ता सीधे काम करता है और पैसिव जहाँ कर्ता को कार्य करने का माध्यम बनाया जाता है, यानी उसमें कर्म प्रधान होता है। हिंदी में इनको भी आप पढ़ चुके हैं, कृतवाच्य वाक्य और कर्मवाच्य वाक्य। एक्टिव है वो कृतवाच्य वाक्य है और जो पैसिव है वो कर्मवाच्य वाक्य है। अब समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और पैसिव केवल पैसिव में आपको हम नहीं दिलाते हैं, बल्कि ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में, प्रीपोजिशंस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डिटरमिनर्स में, ट्रांसलेशन समझने में, ट्रांसलेशन लिखने में, हर जगह आपकी मदद करते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का पहले नियम क्या है। तो इसके लिए 5 कॉमन नियम है और 5 क्रिया के नियम है। बस इन्हीं सरलतम 10 नियमों पर ये चैप्टर आधारित है। अब इसके सबसे पहले हम समझते हैं 5 कॉमन रूल्स। और वो 5 कॉमन रूल्स क्या है। अब आपसे कोई पूछे भी एक सामान्य वाक्य की रचना क्या होती है, तब आप उसे बताएंगे कि भाई एक सामान्य वाक्य की रचना में 3 चीजें अनिवार्य रूप से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जब आप आप इसका फॉर्मेट बताते हैं, इसका मतलब वो एक्टिव वाक्य का फॉर्मेट है। जब हम इसकी पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर पुट अप करते हैं। सबसे पहला और प्रारंभिक नियम ये है इसका। पैसिव का दूसरा नियम है कि पैसिव वाक्य में किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होगा, यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी पैसिव वाक्य नहीं बनेगा। तीसरा नियम है एक्टिव वाक्य में आपको चाहे वर्ब की कोई भी फॉर्म दे रखी हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आईएनजी, एसएस हो, कोई भी हो, किसी भी टेंस की क्रिया हो, पैसिव बनाते समय आप उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करोगे। फिर चौथा नियम ये है कि ये जो हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे ये सीधा नहीं करेंगे, बल्कि इसको बाई लगाकर जोड़ेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट। हाँ, इसमें कुछ क्रियाएं जरूर ऐसी है जहां पर सब्जेक्ट को बाई नहीं बल्कि कुछ और प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ा जाता है, उसके बारे में आपको आगे बता दिया जाएगा। और इसका 5वां नियम है कि कुछ प्रोनाउन बदलेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय, जिसमें आई बदलेगा मी में, वी बदलेगा अस में, ही बदलेगा हिम में, शी बदलेगा हर में और दे बदलेगा देम में। इनके अलावा अन्य कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते समय चेंज नहीं होगा। अब आप ध्यान रखें, ये देखिए पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। उन 5 कॉमन नियमों को मैं रिपीट कर रहा हूं। दूसरा नियम, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वाक्य में अवश्य होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी पैसिव नहीं बनेगी। तीसरा नियम, पैसिव वाक्य में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। चौथा नियम, सब्जेक्ट को लास्ट में बाई लगाकर ऐड किया जाएगा। और ये 5वां नियम, कुछ प्रोनाउन बदल जाएंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय, जिसमें आई मी में, वी अस में, ही हिम में, सी हर में, दे देम में। और ये इंटरचेंज चलेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट से वापस सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी वापस आई में, अस वापस वी में, हिम वापस ही में, हर वापस सी में और देम वापस दे में बदलेगा। ये 5 इसके कॉमन नियम हैं। आप किसी भी वाक्य की पैसिव बनाएं, इन नियमों को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा इसमें 5 क्रिया के नियम और हैं, वो भी मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं। और इतने इसके नियम हैं, ये देखिए एक्टिव और ये पैसिव। अब आपको इन 5 कॉमन नियमों के अलावा जब आप पैसिव बनाते हैं तो अपना पूरा ध्यान केवल वर्ब पर रखना है, केवल वर्ब पर। बाकी हमें शब्दों को आगे पीछे करना है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको एक्टिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम का प्रयोग करना। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी है तो सेकंड फॉर्म दे रखी होगी। सेकंड फॉर्म के लिए आप हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करोगे पैसिव वाक्य में, इन 5 कॉमन नियमों को साथ में लेते हुए। फिर अगर एक्टिव वाक्य में कोई मॉडल आया है, मॉडल आप सभी जानते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, नॉट, ऑट टू, ये सब मॉडल्स है। इनमें से कोई भी मॉडल आपको मिल गया तो उसी मॉडल के साथ सहयोगी बी लगेगा। अगर आपको एक्टिव वाक्य में हैज, हैव या हैड दिया है
तो पैसिव बनाते समय इनके साथ जुड़ेगा सहयोगी बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो जाएगा। हैज हैव का अंतर आप जानते हैं, एक वचनकर्ता के लिए हैज आएगा आई और बहुवचनकर्ता के लिए हैव आएगा। अब एक क्रिया का रूप और है, अगर आपको एक्टिव वाक्य में मेन वर्ब के साथ आईएनजी दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय आप संबंधित हेल्पिंग वर्ब के साथ सहयोगी बी का प्रयोग करोगे। ये तीन सहयोगी है जो पैसिव में काम में आते हैं, बी, बीन और बीन। मॉडल के साथ बी, हैज हैव, हैड के साथ बी और मेन वर्ब के साथ आईएनजी आने पर बीन का प्रयोग। इसके अलावा दो हेल्पिंग वर्ब और है जो अलग अलग टेंस को रिप्रेजेंट करती है, डू, डज और डिड। ये आपको वहां मिलेंगे जहां हेल्पिंग वर्ब का रोल नहीं होता है और हमें वाक्य को नेगेटिव या प्रश्नवाचक बनाना होता है तो हम डू, डज और डिड की मदद लेते हैं। डू, डज आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिड पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म से नया निकल कर आता है इसमें से कि डू, डज को हटाकर आप इज, आर या एम का प्रयोग करोगे और डिड को हटाकर आप वाज या वर का प्रयोग करोगे, चाहे आपको वाक्य प्रश्नवाचक में ये दे दे चाहे नेगेटिव में दे दे। दोनों स्थिति में आप डू, डज को हटाकर इज, आर, एम, डिड को हटाकर वाज, वर का प्रयोग करोगे। ये 5 कॉमन नियम वाक्य बनाने के और ये 5 कॉमन नियम क्रिया के हैं। इन्हीं 10 नियमों पर आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, आधारित है और बहुत ही सरल है। मैं एक बार फिर से इन नियमों को रिपीट कर देता हूं आपके लिए। 5 कॉमन नियम। सबसे पहले एक्टिव का फॉर्मेट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद का जो हिस्सा वो शेष भाग होता है, उसे हमें पैसिव बनाते समय एडजेक्टिव उतारना है, उसके बारे में आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहला कॉमन नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। दूसरा, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अवश्य होगा। तीसरा, पैसिव वाक्य में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चौथा, पैसिव वाक्य में सब्जेक्ट को लास्ट में बाई लगाकर ऐड करेंगे। और पांचवा, कुछ प्रोनाउन बदलेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय, आई, मी में, वी, अस में, ही, हिम में, सी, हर में, दे, देम में, और ये इंटरचेंज होंगे। बताया मैंने आपको, मी वापस आई में, जब आप ऑब्जेक्ट से वापस सब्जेक्ट में ला रहे हैं तो अस वी में, हिम ही में, हर सी में, देम दे में। इन कॉमन नियम में आपको एक बात ध्यान रखनी है इस हेल्पिंग वर्ब की मेन, कि अगर पहला हक यहाँ पे उसी हेल्पिंग वर्ब का है, जैसे कई विद्यार्थियों का प्रश्न हो सकता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो पहला हक उसी हेल्पिंग वर्ब का है जो आपको एक्टिव वाक्य में दे रखी है। अगर एक्टिव वाक्य में इजारेम दिया है तो इजारेम लगाओ, वाजवर दिया है तो वाजवर लगाओ, एजेव दिया है तो एजेव लगाओ, मॉडल दिया है तो मॉडल लगाओ। अगर मान लो कोई हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वाक्य में नहीं दे रखी है तो सिंपल सी बात है, वहां पे आपको ये क्रिया के दो ही नियम मिलेंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर सेकंड फॉर्म मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म के लिए आप इजारेम लगाओगे और सेकंड फॉर्म के लिए वाजवर का प्रयोग करोगे। अब इन 5 कॉमन नियमों के अलावा ये 5 क्रिया से जुड़े हुए नियम है, जहां एक्टिव वाक्य में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इजारेम का प्रयोग करें। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब वाजवर का प्रयोग करें। मॉडल आया है तो उसके साथ सहयोगी बी जुड़ेगा। एज ए हेड आने पर पैसिव बनाते समय इनके साथ सहयोगी बीन जुड़ेगा। अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी दिया है तो पैसिव बनाते समय संबंधित हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी होगा, तो आपको या तो इजारे में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या वाजवर मिलेगी, तो उसी इजारे में या वाजवर के साथ आपको बीन जोड़ देना है। डू, डज को हटाकर आप इजारे का प्रयोग करोगे और डिड को हटाकर वाज या वर का प्रयोग करोगे। इन्हीं 10 नियमों के आसपास अब आगे के सारे नियम चलते हैं। अगर आप इन 10 नियमों को अच्छे ढंग से कमांड कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको पैसिव बनाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अंग्रेजी का सबसे सरलतम चैप्टर है। मैं आपको ये भी बता दूं एक बात और, अंग्रेजी धरती की सबसे सरल भाषा है। अंग्रेजी आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन सब में सबसे आसान और रोचक विषय अंग्रेजी है। अंग्रेजी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में नौकरी दिलाती है तो है, लेकिन आप जानते हैं आम जीवन में भी अंग्रेजी आनी आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है। टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है हमारे पास अंग्रेजी की जानकारी होनी जरूरी है। तो मेरा मकसद आपको केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि आपको अंग्रेजी सिखाना है। तो ये क्लासेज जो शुरू की गई है वो इसीलिए की गई है, अगर आप इनका बराबर लाभ लें तो महीने 2 महीने में आप आसानी से अंग्रेजी वाक्य कंपोज करना सीख जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल बात करें कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, हालांकि इसके आगे भी नियम बनते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, इनमें से 4 प्रकार के वाक्यों की पैसिव बनती है, लेकिन आप जानते हैं कि सब कुछ एक ही जगह पर एक ही दिन में कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए आप इन 5 कॉमन नियमों का अच्छे ढंग से और इन 5 क्रिया के नियमों का अच्छे ढंग से पहले इनको अपने माइंड में रखें। अब एग्जाम्पल अगर चर्चा करें तो एग्जाम्पल आपको
अति शीघ्र इसके एग्जाम्पल समझाए जाएंगे और एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाएंगे कि इन नियमों में कुछ नहीं रखा है। अंग्रेजी आप इसलिए सीख या समझ नहीं पाए हैं, कई बार क्या होता है अध्यापक अंग्रेजी अपनी ओर से बहुत अच्छी पढ़ाता है, बच्चा जाता है, मेरे पास भी आते हैं कि सर कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। तो अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विद्यार्थी की जो कमजोरी है वो छोटी क्लासेस से ही बनी रहती है। 10th में, 9th में, 12th में केवल किताबें पढ़ाई जाती है और बस वो 2-4 लेटर करवा दिए, स्टोरी रटा दी, उनको 1-2 निबंध करा दिया। मेरे पास आते हैं ग्रेजुएट हो गए, 4 लाइनें अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं। एक बच्चा जो 10th क्लास में 100 में से 90 नंबर लाया है अंग्रेजी में, लेकिन वो स्वयं 4 लाइनें भी लिख नहीं पाता है। वो 90 नंबर इसलिए लाया है क्योंकि उसकी रटाफिकेशन पावर तेज है, कोइंसिडेंटली उसके वही क्वेश्चन पेपर में आ गए जो उसने रटे हुए थे। लेकिन अंग्रेजी, प्रॉपर अंग्रेजी क्या है ये जब आप सीखते हैं, जब आप कंपटीशन लेवल पर जाते हैं, वहाँ आप जानते हैं। और आजकल मैं आपको एक बात बता दूँ, आप सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि अब कंपटीशन में अगर आप गेट थ्रू होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको विषय पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके द्वारा विषय समझा हुआ होना चाहिए। पढ़ी हुई चीज़ आपको परीक्षा हॉल में कोई लाभ नहीं देगी, बल्कि समझी हुई जो चीज़ है, आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, वही आपको पेपर में लाभ देंगे। दूसरी बात, परीक्षा हॉल के अंदर सबसे पहले यह चेक करें कि जो 40 बच्चे या 50 बच्चे या 30 बच्चे जिस रूम में आपका सेंटर आया है, वहाँ आपकी मेरिट बननी जरूरी है। उन 40 बच्चों में आपका अगर टॉप स्थान है तो समझ लीजिए कि बाहर जो लाखों की भीड़ है उसमें भी आप कुछ कर पाएंगे। अब वहीं पर आपका स्थान 20वां 22वां चल रहा है, 40 बच्चों में आप 22वीं रैंक बना रहे हैं, तो समझ आए आपका वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। तो परीक्षा हॉल में वो रैंक कैसे बनेगी? उसके लिए हर विषय में आपके पास 4-5 चीजें, ऐसी क्वेश्चन आपको आने चाहिए जो उस परीक्षा हॉल में बैठे हुए अन्य विद्यार्थियों को नहीं आ रहे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, अंग्रेजी के अंदर आपको उन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी जो आपको परीक्षा हॉल में आपकी मेरिट बनाएगी। मेरे पास विद्यार्थी आए हैं और उन्होंने पेपर दिया है। जब वो आए तो कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन बाद में कक्षाओं का लाभ लिया तो उन्हें काफ़ी कुछ लाभ मिला उनसे। तो मैं चाहता हूं कि आप इनसे लाभ लें। अब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। तो उदाहरण अभी आपको मैं समझा देता हूं इनके।